कक्षा 12 राजनीति विज्ञान राजकीय इंटर कॉलेज बनपुट के ऑनलाइन शिक्षण में पुनः एक बार सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां वाला पाठ हम पढ़ रहे थे। इससे पहले दो वीडियो के माध्यम से हमने पाठ को समझाने की कोशिश की, शिक्षण किया। आज फिर इसी पाठ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पर विचार करते हैं, उनको समझते हैं। ध्यान दीजिए, इस पाठ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो अभी प्रश्न हैं वो हैं, उनमें एक भारतीय संघ का गठन। ये प्रश्न को जानेंगे, इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संघ, जैसे कि आज आप देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था है, यानी हमारे शासन का जो ढांचा है वो संघात्मक है। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? संघात्मक व्यवस्था का अर्थ यह है, यहाँ पर दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्यों की सरकार होती है। केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है, पूरे देश के लिए होती है, और राज्य जो हमारे वर्तमान राज्य हैं उनकी अपनी अपनी सरकारें होती हैं। इसी व्यवस्था को हम फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और ये संघीय व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में अस्तित्व में आई। जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि हमारे देश में ब्रिटिश शासन दौरान दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक देशी रियासतें थी, एक ब्रिटिश शासित प्रदेश थे। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो सारे जो देशी रियासतें थी उनको समाप्त करके और ब्रिटिश शासित प्रदेशों को समाप्त करके भारतीय संघ का निर्माण किया गया। इसमें उस वक्त 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और जो हमारे देश में छोटे छोटे देशी रियासतें थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लगभग उनकी संख्या 600 के आसपास थी। बाद में इन देशी रियासतों को सहमत करके, रजवाड़ों को सहमत करके इनका जो विलय है वो भारतीय संघ में कर दिया गया। जो वर्तमान आज हमारा संघीय ढांचा है उसका ही फलस्वरूप है, उसका ही परिणाम है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हम जानेंगे कि देशी रियासतों को किस प्रकार से भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इसके लिए खास तौर से जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उन्होंने इन देशी रजवाड़ों को सहमत करके, राजी करके, और अपने अपने जो उनके राज्य थे उनको भारतीय संघ में शामिल कराया था। और इसके लिए हम जानेंगे कि जब भारतीय संघ का निर्माण हुआ तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई। पहला है रियासतों के लिए के विलय के लिए मंत्रालय की स्थापना। देखिए, ये काम बहुत सरल नहीं था, एक बहुत बड़ा कठिन काम था, क्योंकि हर कोई राजा जो है राजा बना रहना चाहता है, अपने राज्य को खोना नहीं चाहता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे देश के जो नेता थे उनकी मेहनत से जो है ये काम हो पाया। और जब देशी रियासतों को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया चली, उसमें
पहले एक भारतीय, इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया, रियासती मंत्रालय बनाया गया और इसके मंत्री जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और उन्होंने दूरदर्शी सोच को रख करके और काफ़ी मेहनत करके इसको भारतीय संघ में, इन राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सहमत किया। दूसरा जो बिंदु है भारतीय संघ के निर्माण में, विलय के लिए प्रवेश पत्र की व्यवस्था। देखिए, एक सहमति पत्र तैयार किया गया जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से इसको एक सहमति पत्र कहते हैं। यह सहमति पत्र में यह था कि इसमें जैसी रियासतें, जो रजवाड़े हैं, वो स्वेच्छा से अपने राज्य का विलय भारतीय संघ में करें और उस सहमति पत्र पर अपने हस्ताक्षर करें, और इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संघ का निर्माण हुआ। और इसके बदले जो रजवाड़े थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपने राज्य का विलय किया, उनको इसके बदले में एक सम्मानजनक राशि हर वर्ष उनको देने का वादा किया गया, जिसको प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। प्रीवी पर्स का मतलब हुआ जो देशी रजवाड़े थे उनको मिलने वाली एक निश्चित धनराशि, इसको प्रीवी पर्स कहा गया। और भारतीय नेताओं ने या भारतीय सरकार, तत्कालीन भारतीय सरकार ने जो रजवाड़े थे उनको ये देने के लिए सहमति दी, और इस प्रकार से भारतीय संघ का निर्माण हुआ। अगला है रियासतों का भारत में विलय, और भारतीय संघ में ये सारे राज्य शामिल हो गए। 526 जो रियासतें थी वो भारतीय संघ में शामिल हो गई थी, लेकिन कुछ राज्य भारतीय संघ में शामिल नहीं हो पाए थे। उनमें से खासतौर से जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये जो रियासतें थी ये भारतीय संघ में शामिल नहीं हो पाई। बाद में इनको भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा फिर जो छोटी मोटी रियासतें थी उनको भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और ख़ास तौर से जो हैदराबाद और जूनागढ़ की समस्या थी, इनके नवाब मुसलमान थे और इसमें इन राज्यों में अधिकांश जनता हिंदू थी। लेकिन ये नवाब अपने रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, और इस कारण से भारत के सरकार को, वहाँ की जनता, खासतौर से इन राज्यों की जनता ने इसका विरोध किया। वो चाहते थे कि इन राज्यों, इन रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर दिया जाए। और जब इस प्रकार का विरोध हुआ जनता के द्वारा, तो भारत सरकार ने सेना के द्वारा इन राज्यों को, इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर, जैसे कि एक विवादास्पद राज्य रहा है, अभी इसी वर्ष धारा 370 हटाई गई, जो एक विशेष प्रकार की धारा थी, क्योंकि वो एक विवादास्पद धारा मानी गई है। 370 के कारण से जो भारतीय संघ का ये राज्य है, इसकी कुछ व्यवस्थाएं अलग प्रकार की थी। तो जम्मू कश्मीर राज्य का विलय कैसे हुआ, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। उस समय जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जम्मू कश्मीर के जो स्टेट था, वहाँ के राजा थे, उन्होंने घोषणा की कि वो न तो पाकिस्तान में मिलेंगे
न भारत में मिलेंगे। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वो अपना अस्तित्व को बनाए रखेंगे। लेकिन बाद में पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया, गुरिल्ला हमला किया गया और जम्मू कश्मीर एक समस्या से ग्रस्त हो गया। वहाँ के राजा हरि सिंह घबरा गए और पाकिस्तान के से उनका मुकाबला नहीं कर पाए। उन्होंने भारत के सरकार से निवेदन किया कि वो उनकी रक्षा करें, उनके राज्य की रक्षा करें, और भारत ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र कराया, पाकिस्तान के आक्रमण से स्वतंत्र कराया और पाकिस्तानी जो आक्रमणकारी थे उनको खदेड़ा। बाद में हरि सिंह ने भारतीय संघ के साथ, भारत सरकार के साथ समझौता करके जम्मू कश्मीर का भी भारतीय संघ में विलय कर दिया और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के संबंध में धारा 370 अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया गया। कुछ विशेष प्रावधानों के से इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसके अलावा इस पाठ के अंतर्गत हम कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जो मुख्य हैं। पूरा पाठ आपको पढ़ा दिया गया है। इसमें से कुछ प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है। देखो, एक भाषण है ये। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया और इस भाषण को, उनके इस संबोधन को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, अर्थात भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट इसका अर्थ है और एक ऐतिहासिक भाषण था। दूसरा जो प्रश्न है वह है द्विराष्ट्र का सिद्धांत। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया गया है आपको मेरे द्वारा, द्विराष्ट्र का मतलब होता है, ये मुस्लिम लीग के द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है कि हिंदू और मुसलमान यानी इस्लाम दो अलग अलग राष्ट्रीयता हैं और ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक देश के अंदर दो राष्ट्रीयता को मानने वाले लोग नहीं रह सकते हैं। और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका अलग राष्ट्र होना चाहिए और इसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसको कहते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कोई सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको उत्तर होना चाहिए खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमोत्तर राज्य के एक बहुत बड़े नेता थे और ये जो है पाकिस्तान या राष्ट्र के द्विराष्ट्र के सिद्धांत जिसको हम कहते हैं उसके विरुद्ध थे, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया। अगला है देशी रजवाड़े। देशी रजवाड़े जैसे मैंने आपको बार बार इस पाठ के अंतर्गत बता दिया गया है। देशी रजवाड़े का मतलब होता है जो देशी रियासतें थी। देशी रियासतों का मैंने आपको बताया था पहले
कि हमारे एक छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र में जो राज्य स्थापित थे उनके राजा को रजवाड़े कहा जाता था। वो रजवाड़े थे, उनको रजवाड़े के नाम से जानते थे। जैसे उस समय 600 देशी रियासतें थी, तो 600 देशी रजवाड़ी भी हुई, अर्थात उनके जो राजा थे वो रजवाड़े कहलाए। तो इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये क्या है? ये एक सहमति पत्र है। जैसे मैंने पहले शिक्षण में भी आपको बताया था कि ये एक सहमति पत्र था जिसके द्वारा देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस सहमति पत्र पर रजवाड़ों ने अपनी सहमति से हस्ताक्षर किए और अपने राज्य का विलय किया। इसको कहते हैं सहमति पत्र। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी मैंने आपको बताया। एक बात थोड़ा सा और समझा दूं मैं आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और 1956 में यह अधिनियम बनाया, कानून बना कि भारत में जो नए राज्य बनेंगे वो किस आधार पर बनेंगे। तो इस आयोग ने जो सिफारिश की, जो सुझाव दिए, वो सुझाव ये थे कि भारत में जब ये अब नए राज्यों की हमको आवश्यकता होगी तो वो भाषाई के आधार पर या भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाएगा। जैसे एक क्षेत्र में एक से ऐसी भाषा को बोलने वाले लोगों का एक राज्य के रूप में अलग राज्य स्थापित किया जाएगा। ये राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये पाठ आपका पूर्ण होता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जितने भी पाठ के अंदर हैं, आपके पास किताब है, बुक्स हैं, तो उसमें से जो भी प्रश्न है आप जो है पाठ नंबर 1 करके उन प्रश्नों को हल करेंगे, उनको उसमें लिखेंगे, नोट करेंगे और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हम बाद में करेंगे। तो ये आपके लिए कार्य है। तो ये पाठ पूरा हो गया है। इससे संबंधित अगर किसी को कोई शंका हो या उनको लग रहा है कोई डाउट हो तो उस प्रश्न को ये ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका उसका समाधान कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।